हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान के 2024 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये मॉडल सेट है 2024 का ऑफिशियल मॉडल सेट। उसके कुछ जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, लघु तरीय कुछ दीर्घ तरीय भी दे दिया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि सूरज के प्रकाश उन दो घटकों के नाम लिखिए। सूरज के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, जिस तरह से देखो ये लाइन जो खींचा हुआ है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा कि आपका कॉपी का पैराग्राफ है, मतलब एक लाइन है, चौथाई नहीं होता सो। और यहाँ पे आप उत्तर लिख के इस तरह से चल सकते हैं। तो बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश के दो घटक कौन कौन है। पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, तथा अवरक्त किरण जिसको इंफ्रारेड रेज कहा जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्लियर है ये बात। चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय बल क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय बल क्षेत्र परिवर्तन के कारण, ठीक है, चुंबकीय बल क्षेत्र परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने टमटम को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है वो पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे उत्तर इस तरह से लिख दिया जाए कि सूर्य के नाभिक में, ठीक है, सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का हीलियम आयनों में, हाइड्रोजन का हीलियम आयनों में संलयित होना मतलब मिलना। समझ में आ रहा। नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। ये सूरज में अगर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन के कारण ही हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है। ठीक है देखिएगा, या अगर आप दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्लियर है ये बात। चले आगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। तो जब भी अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलेगा तो आप एक चीज दिमाग में डालिएगा कि अंतर स्पष्ट करने के लिए हमको दो चीज, बीचों बीच एक लाइन खींच लेना। जैसे देखो ये बीचों बीच लाइन खींचना, आपको बॉक्स नहीं बनाना है, मैंने बॉक्स बना दिया बट आपको बॉक्स नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखिए लिखा हुआ है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे करके, एक लाइन खींच दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखिए ये लाइन खींचा गया, पहले से भी खिंचाया हुआ था। बस आप बीचों बीच एक लाइन खींच के और एक तरफ क्या कर लीजिएगा, तो एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस और दूसरे तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में अब क्या है, तो एक एक पॉइंट करके, जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है इसके किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग जो होता है वो मोटा होता है। बात समझ में आया। उसी तरह से अवतल लेंस में इसके किनारे का भाग जो होता है वो मोटा होता है तथा बीच का भाग जो होता है वो पतला होता है। बीच का भाग कैसा होता है भाई, पतला होता है। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा, तो आपको अगर इसमें क्वेश्चन समझना है तो ध्यान से देखिए
कि उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ऐसा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। और यहां से ये जो खींचा रहता है ये आपका होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये रहता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो बताइए, तो यहाँ पे इसके किनारे का भाग पतला है, किनारे का भाग देखो पतला है, और बीच का भाग जो है, बीच का भाग देखो यहाँ पे ध्यान से, बीच का भाग जो है वो मोटा है, तो बीच का भाग मोटा है। ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उसी तरह से अगर बात करते हैं, इसके किनारे का भाग मोटा होता है तो अवतल लेंस ऐसा होता है। अवतल लेंस जो होता है इस तरह से होता है, ये आपका अवतल लेंस है, ध्यान दीजिएगा। बीचों बीच यहाँ पे ये जो खींचा हुआ है ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, या मुख्य अक्ष इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रधान अक्ष, क्लियर है ये बात, समझिएगा ध्यान से। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला कि किनारे का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग मोटा है ना, किनारे का भाग, ये किनारा तो मोटा है, और बीच का भाग, बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, तो बीच का भाग यहाँ पे पतला है। क्लियर है ये बात। अब आपको यहाँ पे बता दे, ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा फंस जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, देखिएगा ध्यान से कि उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, ये जो उत्तल लेंस है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अवतल लेंस में देखिए ध्यान से, अवतल लेंस में केवल क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा ध्यान से कि आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता या नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब आंसर को समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और आपको पहले से भी याद होगा, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी बदलकर दूर स्थित या नजदीक स्थित, ठीक है, दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकती है, साफ साफ देख सकती है। इसे नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं, इसे नेत्र का कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बायोगैस संयंत्र क्या है, बायोगैस संयंत्र क्या है। चलिए इसका आंसर समझते हैं हम लोग। यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा। लिखा हुआ है कि वैसा संयंत्र जिसमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवशेष, अवशेष मतलब क्या हुआ, जैसे जीव जंतु का गोबर हुआ, वनस्पति जिसे मर उड़ जाता है तो उसका वनस्पति नहीं जल सड़ जाता है तो सड़ा हुआ भाग बोल सकते हो, ठीक है, या पत्ता जो है वो सड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको अवशेष बोला जाता है। अवशेष को पानी की उपस्थिति में, पानी वहां पर रहना चाहिए जमीन में एक्चुअली, में ऑक्सी सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, निम्नीकरण किया जाता है, उसे बायोगैस संयंत्र कहते हैं, ठीक है। किस संयंत्र में, देखो वैसा संयंत्र जिसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेषों को पानी की उपस्थिति में ऑक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकरण किया जाता है, उसे बायोगैस संयंत्र कहते हैं। अब ये बायोगैस संयंत्र में बनता क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो इस प्रक्रम में मीथेन गैस बनता है, ये मुख्य अवयव है। मीथेन गैस बोलेगा कि बायोगैस में सबसे मुख्य अवयव कौन है या मुख्य अपघटक कौन है, तो आप मीथेन गैस बोलिएगा। मीथेन गैस CH4 जो होता है, ये मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। H2 और कार्बन डाइऑक्साइड H2S, ठीक है, गैस प्राप्त होता है, ठीक है, ये सब गैस प्राप्त होता है। आगे चले तो हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, उत्तर लिख देता हूं मैं कि दाहिने हाथ, क्योंकि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, दाहिने हाथ की तर्जनी, तर्जनी जो होता है ना, अंगूठा के जस्ट बाद जो होता है उंगली, उसको बोलते हैं तर्जनी। मध्यमा तो मध्यम उंगली होता है, मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली तो तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठा, ठीक है। अंगूठा के जस्ट बाद वाला जो दो उंगली है और अंगूठा, ये तीनों उंगली को ले लीजिए। बीच वाला हो जाएगा आपका, उंगली के बीच में जो होगा ना, ठीक है, उंगली मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं हम लोग,
वो मध्यमा है। तर्जनी अंगूठा के जस्ट बाद वाला को बोलते हैं। तो दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं कि ये परस्पर, ठीक है, ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र है, तर्जनी उंगली क्या दिखाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो और अंगूठा जो है चालक की गति, ठीक है, चालक जो होता है तार जो है उसकी गति की ओर हो, तो मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो मध्यमा उंगली जो है वो क्या बताती है, तो मध्यमा जो है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। क्लियर है ये बात। जैसे अगर मान लीजिए कि ये उंगली हुआ और ये अंगूठा हो गया, ठीक है, ये अंगूठा बोल सकते हैं, और ये हुआ मध्यमा उंगली, ठीक है, ये मध्यमा उंगली हो गया, बाकी सब उंगली को मोड़ दो, ठीक है, बाकी उंगली सबको मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दाहिने हाथ का है। तो ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाए आपस में और ये भी आपस में सब 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो तर्जनी है, ये जो तर्जनी उंगली है वो किसकी दिशा में है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। अंगूठा जो हो, देखिए ध्यान से, अंगूठा चालक की गति की दिशा में है, तो ये चालक की गति के दिशा में, चालक की गति के दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो मध्यमा, ये जो मध्यमा है वो किधर होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में होगा, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में होगा। क्लियर है ये बात। तो यही है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कि उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। ये तो बहुत हलवा है, ठीक है, ये बहुत हलवा है। वही वाला बात हो जाता है इसमें कि मैंने चाहा आपको, आपने चाहा किसी और को, ठीक है, मैंने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और को, भगवान करे तुमने जिसे चाहा, ठीक है, वो भी चाहे किसी और को। तो इस तरह का बात हो जाता है यहाँ पे कि उपग्रह जो होता है वो ग्रह का चक्कर लगाता है, ग्रह किसी और का चक्कर लगाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उसी तरह से बात करेंगे कि उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, तो उपग्रह एवं ग्रह, यहाँ पे ग्रह लिखाना चाहिए था, ग्रह में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, जो इस प्रकार है। एक तरफ मैंने ग्रह लिख दिया, एक तरफ मैंने उपग्रह लिख दिया। ग्रह किसका चक्कर लगाता है, तो ग्रह जो है तारा और या सूरज का, ठीक है, तारा या सूरज का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है उसको। तो बताओ तारा या सूरज का परिक्रमा, सूरज का परिक्रमा करता है कौन, जानते हो, ठीक है, पृथ्वी करता है, मंगल, ये सब क्या है, ग्रह है, ये सब क्या है, ग्रह है। लेकिन ग्रह का चक्कर जो लगाएगा, ग्रह का जो परिक्रमा करेगा उसको उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ उपग्रह किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का करता है ना, और भी सारा बहुत सारा है जो हम लोग यहाँ पे भेजे हैं, हम लोग यहाँ से जो भेजे हैं ना वो सब उपग्रह ही होता है एक्चुअली। दूसरा, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, उपग्रह में भी अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रह कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी में प्रकाश है, बताओ, चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं, चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 में कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालें। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालना है, तो इस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। उत्तर कि अवतल लेंस के प्रधान या मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष इसको बोल सकते हैं। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, इसी के समांतर ये जो किरण सब आ रहा है, ठीक है, ये समांतर किरण है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ रहा है, ठीक है। आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ पे लिखो ये लेंस है, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। लग रहा है ना कि यहां से गुजर रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कहां से गुजर रहा है भाई, तो यहां से गुजर रहा है, ये यहां से गुजर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये फोकस है आपका, ठीक है, एक्चुअली मेन फोकस यही है।
अर्थात लेंस की ध्रुव, लेंस का ध्रुव कौन है, एक्चुअली यहाँ पे ध्रुव लिखा गया, यहाँ पे हमको प्रकाशिक बिंदु लिखना चाहिए, ठीक है, ओ से संकेत होता है, क्योंकि आपको दर्पण से लिखा गया था इसलिए ओ से संकेत होता है, और प्रकाश लेंस की प्रकाशिक बिंदु होगा, और फोकस एफ की बीच की दूरी, तो फोकस एफ की बीच की दूरी, फोकस ये हो गया, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो होगा, ठीक है, ये जो है फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं, तब फोकस दूरी होती है, तब फोकस दूरी इस तरह से निकाल लेंगे। लेंस के ध्रुव, ध्रुव यहाँ पे फिर से लिखाया हुआ, तो ये बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, जिसको ओ से संकेत किया जाता है, से फोकस एफ, ठीक है, फोकस एफ की दूरी मापने पर फोकस दूरी ज्ञात होता है, ठीक है। ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन में मैंने सारा का सारा क्वेश्चन आपको डील कर दिया, ठीक है। आपको जो भी 4 याद रहे, ठीक है, जो भी 4 याद कर पाए वो जाके अपना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दीर्घोत्तरीय में भी मैंने दोनों क्वेश्चन को डील किया है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, कि ये भी दीर्घोत्तरीय है, फिजिक्स का यानी भौतिकी का दूसरा दीर्घोत्तरीय है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, आपको विद्युत मोटर के बारे में बात कर रहा है, कहते हैं ना मम्मी सब की मोटर चलाओ पानी खत्म है, ये सब, तो वो जो विद्युत से चलने वाला मोटर होता है उसको विद्युत मोटर बोलते हैं। इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो पहले तो परिभाषा, यहाँ पे जो लिखा जाता है उत्तर कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से, तो बात कर लेते हैं। पहले बात है परिभाषा लिखिएगा। तो मोटर जो हम लोग चलाते हैं, तो लाइन आता है यानी लाइन उसमें जाता है, यानी विद्युत धारा उसमें जाता है तब वो नचता है, तो विद्युत धारा जाएगा तब नचेगा, यानी विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो एक यंत्र जो विद्युत विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तब ना पानी निकलेगा भाई उससे, उसे विद्युत मोटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। क्लियर है ये बात। उसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत कैसा है, देखो यहाँ पे सिद्धांत लिखा मैंने, कि जब अनेक कुंडलियां से युक्त, जब अनेक कुंडलियों से युक्त विद्युत धारा का संवहन करती है, सुनिएगा ध्यान से, विद्युत धारा का संवहन करती एक आयताकार कुंडली, ठीक है, विद्युत धारा उसमें बहुत सारा जैसे लपेटा हुआ तार रहता है, तो उसको बोलेंगे कि जब अनेक कुंडलियों से युक्त विद्युत धारा का संवहन करती एक आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब यह पूरी शक्ति से निरंतर घूमते रहती है, पूरी शक्ति से निरंतर घूमते रहती है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सिद्धांत पर आधारित है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, ठीक है, सिद्धांत पे आधारित है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बात करें। यहाँ पे देखिएगा सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे चित्र बनाने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है, नामांकित चित्र, यहाँ पे चित्र बनाया जाएगा। चलिए, तो मैं पहले क्या कर लूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ये आपका नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, नाना मतलब नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपको ये साउथ पोल, ये चुंबक है, ठीक है, इसी चुंबकीय, ये मतलब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यही क्रिएट करता है, इसी में रखा जाता है, तो ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाना है समझिएगा ध्यान से, कि एक यहाँ पे ना नरम लोहा का एक रॉड रहता है, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ये नरम लोहा का एक रॉड है, जो एक धुरा से, यहाँ धुरा रहता है, यहाँ पे मैं घस रहा हूँ जहाँ पे ये धुरा है, इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है, इससे कनेक्ट रहता है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे नरम लौह केंद्रक, नरम लौह केंद्रक, केंद्रक है, ठीक है, नरम लोहा का केंद्रक है, इसलिए बोला। ये तो चुंबक है भाई आपका, समझिएगा ध्यान से, तो ये चुंबक है, ये भी चुंबक है, ठीक है। तो ये लोहा है, नरम लोहा का। अब यहाँ पे जो धुरी कसा गया है, इसमें क्या करना है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बैटरी से, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी बनाते हैं,
ये बैटरी से विद्युत धारा पास करवाएंगे, और विद्युत धारा जो पास करवाएंगे, विद्युत धारा जो पास करवाएंगे कैसे होगा, यहाँ पे गौर करना। इसके बीच में ये रखा गया है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं शेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे शेफ्ट रहता है, इसके बीच में से तार रहता है, ये तार मैंने, ठीक है, विद्युत धारा इसी में से प्रवाहित करवाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे करके विद्युत धारा प्रवाहित इसी से होगा, ठीक है। विद्युत धारा बैटरी से कनेक्ट, और यहाँ से ये तो है ही, ठीक है। मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसके स्केल पे खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बैटरी है, ये जो है ना, ये बैटरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बैटरी, यहाँ से ये गरम गरम टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकला, विद्युत धारा निकला, ठीक है, विद्युत धारा निकल रहा है, इस तरह से जा रहा है विद्युत धारा ऐसे करके। यहाँ पे ना ये लोहा को केंद्र मान के ऊपर से भी पूरा मतलब कुंडली बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक ही दिख रहा है, बट आपको समझिएगा यहाँ पे बहुत सारा कुंडली है, और इस तरह से करंट यहाँ पे यानी विद्युत धारा ऐसे करके जा रहा है। तो ये बहुत सारा मेरा रहता है, इस पे ऐसे ऐसे कर करके मेरा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे कर करके मेरा रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बात कर लूँ, यहाँ पे बात कर लूँ कि ये जो है इसको हम लोग शेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है मैं घसूंगा नहीं ज्यादा, ये आपको फिगर का जरूरत पड़ेगा। ये जो है इसको शेफ्ट बोलते हैं, जो मतलब कि में चुंबक के बीच में रखा जाता है, चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रहेगा, और यहाँ से जब इसको बैटरी से करंट दिया जाएगा यानी विद्युत धारा पास होता है, तो ये पूरा कुंडली से पास होता है, तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये धुरी है, ठीक है, ये धुरी है, जिस पे ये नरम लोहा जो रहता है कनेक्ट रहता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे ना ये लोहा को मतलब कि लोहा को बीच में रखते हुए ऐसे करके जो होता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है, एक भाग होता है, ठीक है, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करके जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटर, ठीक है। ये जो है कम्यूटेटर है, समझिएगा ध्यान से। S1 और S2 करके बोल देता हूँ। इसी में ना एक देखा जाए तो ब्रश कनेक्ट रहता है, ठीक है, इसको B1 बोल देता हूँ, ब्रश B1, और ये ब्रश B2, ऐसे करके कनेक्ट रहता है। और यही आपका हुआ पूरा, देखो ये पूरा जो हुआ ये नामांकित चित्र हो गया इसका, तो विद्युत मोटर का। अब चलो कार्य समझ लेते हैं, यहाँ पे कार्य समझते हैं कि आखिर क्या बात है कार्य का। कि विद्युत मोटर जो है एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अर्थात जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये देखो यहाँ पे विद्युत धारा जा रहा है ना, तो प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कुंडली के तल के साथ समकोण बनाता है। जो कुंडली के तल, ये जो कुंडली है उसके साथ समकोण, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका तो दिशा होता है ना, तो उसके साथ समकोण त्रिभुज बना, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं समकोण बनाता है, तो दोनों लंबवत हो जाता है। अतः कुंडली चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमने लगता है, और कुंडली जो है चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, घूमने लगता है, बहुत स्पीड में नचता है। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रहता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा स्पीड में घूमता है। तो यही इसका कार्य था। कार्य क्या है, तो मेनली कार्य आप ये बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो आपका यहाँ तक का जो है फिजिक्स का सफर यानी भौतिकी का सफर समाप्त हुआ। अब यहाँ पे रसायन शास्त्र शुरू हुआ। रसायन शास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रोटी और केक को फुलाना तो बहुत जरूरी है, फुलाना तो पड़ेगा ही। तो उसमें
बेकिंग पाउडर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है गर्म होगा ना जब, ठीक है, गर्म होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो गर्म होती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो रोटी और केक को फुलाने में सहायक होती है। ठीक है, रोटी और केक को फुलाने में सहायक होती है। जैसे बेकिंग पाउडर गर्म हुआ, बेकिंग पाउडर जैसे गर्म हुआ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बात समझ में आ रहा है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अगर जानना चाहते हैं तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल मिला रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर टार्टरिक अम्ल मिलाओगे, टार्टरिक अम्ल, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है कड़वा होता है, टार्टरिक अम्ल मिलाने से उसका कड़वाहट कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आप डील कर सकते हैं। समझते हैं ना? देखो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील कर दिया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी जो बनता है उसमें आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो देखो ध्यान से, आधुनिक आवर्त नियम जो है वो क्या है, उस पर बात कर ले यहाँ पे कि आवर्त सारणी में किसी तत्व को, ठीक है, आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उसके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होता है, मतलब परमाणु संख्याओं के बेसिस पे ही आवर्त सारणी में तत्वों को क्रमगत तरीके से सजाया जाता है। उसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। क्लियर है ये बात? चले आगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 में कि लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बोर हो गए होंगे आप एक कलर को देखते देखते। लोहे को जंग लगने से बचाने के तरीके निम्नलिखित है। पहला क्या है तरीका कि तेल या ग्रीस की परत लेप कर, तेल या ग्रीस की परत को लेप दीजिएगा तो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, लोहे पर तेल या ग्रीस की परत लेपने से वायु लोहे के संपर्क में नहीं आता है। वायु जो है यानी हवा जो है लोहे के संपर्क में नहीं आता है, अतः जंग नहीं लगता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा है, देखिएगा ध्यान से, दूसरा क्या बोल रहा है, तो एनिमल से मतलब क्या, एनिमल से याद रख सकते हैं यार, एनिमल, अभी एनिमल मूवी भी देखो तुम लोग, है ना। लोहे के सतह पर रंग की अस्तर जमा कर, रंग मतलब रंग देना, पेंट कर देना, जमा कर जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस अपना मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बार तुमने दिवाली में, तुम लोग दिवाली में तो कितना पेंट किए होगे ना पूरा ऐसे करके, करते हैं कि नहीं करते? हाँ, हम लोग नहीं करते हैं ना, क्या बात है। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखे, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखे, कोई भी चीज का संयोजकता आप चाहे तो लिख सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे किसी तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का किसी अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग कर बंधन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और इसी बंधन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता देखो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 8 होता है, तो ये हो जाएगा 6। यानी इसको 8 पुराना क्या रहता है? 8 गो, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये बंधन बनाता है। ठीक है, तो ये 2 को बंधन बनाएगा, तो संयोजकता कितना हुआ? 2 हुआ। संयोजकता कितना हुआ? तो संयोजकता 2 हुआ। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि सूचक क्या है। भाई जो लिटमस पत्र होता है वो सूचक होता है, गोभी का पत्ता होता है वो सूचक होता है। एक सूचक का नाम लिखे, यहाँ पे एक ही सूचक का नाम लिखना है, मैंने तो 2 बता दिया, और यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी है, क्योंकि मेरे को याद है तभी जब लिखा हुआ है। देखो, जो रंजक किसी अम्ल या क्षार, ठीक है, अम्ल या क्षार जिसको भस्म भी बोला जाता है, के संपर्क में आने पर अपना रंग बदलकर, ठीक है, अपना रंग बदलकर पदार्थ की प्रकृति को सूचित करता है कि भाई ये अम्ल है या क्षार है, पदार्थ की प्रकृति को सूचित करता है, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब सूचक का नाम बोलना था लिखने के लिए, एगो मैंने 2 लिख दिया, लिटमस पत्र और लाल गोभी की पत्ती जो होती है ये आपका सूचक है, ये आपका क्या है? सूचक है। क्लियर है ये बात? आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है कि अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है?
चलिए इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत है और समझते भी है, कोशिश भी करते हैं हम लोग अच्छे बच्चे की तरह। यहाँ पे लिखा हुआ कि जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय H3O+ जो है ये जल से अभिक्रिया करता है, और जल से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या होता है, H3O+ की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है। प्रति इकाई आयतन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और विलयन अधिक तनु हो जाता है। विलयन क्या हो जाता है, अधिक तनु हो जाता है। क्लियर है ये बात? देखो एक दो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, और आप लोग को नहीं अगर समझ में आता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है या रखा गया है? तो यहाँ पे आवर्त सारणी में क्यों रखा गया उसके बाद बारे में बात करते हैं। उत्कृष्ट गैस मतलब होता है नोबेल गैस, अक्रिय गैस। यह उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म जो होते हैं आवर्त सारणी में उपस्थित अन्य समूह के तत्वों से, ठीक है, आवर्त सारणी में उपस्थित अन्य समूह के तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है, और यह किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है। यह अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, अतः अब कोई से अभिक्रिया नहीं करता है, मुंह फुले रहता है, तो क्या होगा, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में अलग समूह, ठीक है, जिसका नाम होता है शून्य वर्ग में रखा जाता है। शून्य वर्ग में कौन रहता है, तो उत्कृष्ट गैस रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, तो ये अक्रिय गैस है, यानी उत्कृष्ट गैस है। अक्रिय गैस भी इसी को कहा जाता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? चलिए देखिए, तो यहाँ पे समजातीय श्रेणी के बारे में बात करते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह हो, जिनमें क्या हो, समान क्रियात्मक समूह हो, उसे अनुभार, ठीक है, अनुभार के घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तब एक श्रेणी बनती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो समजातीय श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ये जो लिखा हुआ है ये रसायन शास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद करें। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका उत्तर क्या है उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखा हुआ है रासायनिक गुणों के आधारित, ठीक है, रासायनिक गुणों पर आधारित धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। धातु एक तरफ लिख दिया गया है, अधातु एक तरफ लिख दिया गया है। धातु में लिखा हुआ है धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। धातुओं के जो परमाणु होगा वो हमेशा धनायन बनेगा। जैसे पोटेशियम, ये अभी प्लस है तो K+ है, ये धातु का आयन है, ये भी धातु का आयन है। Na+ सोडियम धातु होता है। तो कैल्शियम ये धातु है, फेरस धातु है। तो ये जितना भी धातु के परमाणु जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। उसी तरह से अधातु के परमाणु जो है वो क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। क्लोरीन ऋणायन है, सल्फर ऋणायन है, ऑक्सीजन ऋणायन है, सॉरी ऋणायन बोल रहा हूँ, अधातु है तो उसका ऋणायन बना रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ध से धातु, ठीक है, तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो भास्मिक होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, यहाँ से यहाँ देखिएगा, वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो देखो ध्यान से मैं बता दूं, अ से अधातु, अ से अम्ल, अ से अधातु, अ से अम्ल। अधातु के ऑक्साइड, अधातु का कार्बोनेट, अधातु का हाइड्रोक्साइड सब अम्लीय होगा। ठीक है, तो जब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा तो जाहिर सी बात है धातु के ऑक्साइड भास्मिक होगा यानी क्षारीय होगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है धातु तनु अम्लों में घुलकर, ठीक है, धातु जो है तनु अम्लों में घुलकर H2 गैस मुक्त करती है। सेम टू सेम ये भी है। ठीक है, बट कभी देखो ये कोई करता है। अधातु सामान्यतः लिखा हुआ है, मतलब कोई है जो करता है, तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, जिसे अपवाद में है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये सब जो अपवाद है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग तो करती है भाई, NaCl बनाता है, सॉरी वो तो NaCl नहीं, HCl बनाता है। फिर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। देखिए NH3 PH3, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन के साथ है। फास्फोरस क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन के साथ है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन के साथ है। तो ये तो बनाता है, और वो भी सहसंयोजक बंधन बनाता है। देखो यहाँ पे सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है।
पांचवा पॉइंट है कि धातुएं अपकारक होती है, अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। क्लियर है ये बात? तो ये चीज तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो कि पहले याद किए होंगे तो अभी बस देख के आपका जख्म ताजा हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर पाइएगा, अच्छा से वहां पे लिख पाइएगा। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दे। मिश्र धातु के तीन उपयोग भी बताना है। ये आपका रसायन शास्त्र का सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है उत्तर कि किसी धातु को किसी अन्य धातुओं या अधातु, ठीक है, धातु या अधातु, किसी अन्य धातु या धातु से धातु अधातुओं के लिखना चाहिए यहाँ पे, के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण। ठीक है, साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे देखो स्टेनलेस स्टील, ये मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल, ये मतलब कि मिश्र धातु है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मिश्र धातु के उपयोगी। बोला ना कि इसके दो उदाहरण दे, तो उदाहरण दो दे दिया मैंने, स्टेनलेस स्टील और पीतल। अब मिश्र धातु के उपयोग के बारे में बोल रहा है। मिश्र धातु के तीन उपयोग निम्नलिखित है। ऐसे बहुत सारा उपयोग है, बट तीन उपयोग के बारे में बात किया जा रहा है, तो तीन उपयोग के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहला है कठोरता बढ़ाने के लिए। लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर, ठीक है, मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अब देखिएगा कि जब ये कार्बन की मात्रा मिला के स्टेनलेस स्टील बनेगा ना, तो लोहे से भी अधिक कठोर हो जाता है, वो लोहे से भी अधिक कठोर हो जाता है। दूसरा, संक्षारण को रोकने के लिए। संक्षारण मतलब जंग लग के जो टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, उसको रोकने के लिए। मिश्र धातु में जंग नहीं लगती। जैसे मान लीजिए स्टेनलेस स्टील है, लोहा, ठीक है, तथा लोहा, निकेल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु, लोहा, निकेल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु जो होता है उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो संक्षारण रोकने के लिए भी देखा जाए तो मिश्र धातु का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। रंग में परिवर्तन के लिए, रंग में परिवर्तन अगर करना हो तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कैसा होता है। तांबे तथा एल्युमिनियम ब्रांज का रंग, ठीक है, तांबे तथा एल्युमिनियम ब्रांज का जो रंग है वो बहुत सुनहरा होता है। ठीक है, सोने जैसा, यानी गोल्डन कलर का हो जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करें, हम लोग बायोलॉजी में आ गए हैं। ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का लघुतरीय प्रश्न है। चलिए, मैंने लघुतरीय प्रश्न ही डाला है जीव विज्ञान का, दीर्घोत्तरीय नहीं डाला, टाइम था नहीं, अभी भी लेट ही है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन भी कहा जाता है एक तरह से। तंत्रिका जो होता है कोशिका। तंत्रिका तंत्र शरीर के किसी भाग में, ठीक है, शरीर के किसी भाग में दर्द या क्षति होगा, ठीक है, उसकी अनुभूति को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद मस्तिष्क उस संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है ये मस्तिष्क का अपना। जिससे मान लीजिए कि आपको कहीं चोट लगा, ठीक है, तो दर्द हो रहा है, तो उसके कारण आप रो रहे हैं कि गुस्सा हो रहा है, वो आप समझिए आपका मस्तिष्क उस संवेदना को, उसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपरा जो होता है ना, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जैसे मान लीजिए कि जो माँ होती है, उनके पेट में जो बच्चा रहता है, तो बच्चा को कहाँ से भोजन मिलता है? तो तुम लोग कभी कभी देखो कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके नाभि से एक जो नाल रहता है उसको गर्भनाल कहा जाता है, कनेक्ट रहता है माँ के प्लेसेंटा से, यानी माँ के अपरा से। और वह माँ जो खाना खाती है वो खाना बच्चों में, मतलब पौष्टिक आहार उसमें डायरेक्ट पहुंचता है, वहां पे खाना नहीं पहुंचता, वो डायरेक्ट पच के पहुंचता है। वही गर्भनाल से, यानी वो जो आप लोग कभी देखे होंगे बच्चा के नाभि से ढोरी से रहता है ना कनेक्ट, ठीक है, पाइप जैसा, उसी से पहुंचता है। जब वो जन्म लेता है तो बाहर उसको काट दिया जाता है कि अब तो भाई खाने पीने वाला हो गया, ये बाहर निकलेगा अपना खाएगा, इस तरह से। तो आपरा मतलब समझ में आ गया आप लोग को? चलिए देखिए, तो आपरा का कार्य क्या है, इसका कार्य ना लिख के मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। चलो कार्य यही है, आप चाहते हैं तो शिशु को, ठीक है, शिशु को पोषक तत्व प्रदान करना, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं साथ में, करता है लिखने, ठीक है, शिशु को पोषक तत्व प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे पूरा समझ लीजिए बात को
कि आपरा यानी प्लेसेंटा एक चपटे गोल पैनकेक के आकार का अंग है, ठीक है, जो मतलब कि माँ के पेट में होता है, जो गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित रहता है, गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित रहता है, और गर्भनाल जो अभी मैंने बताया अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा शिशु से जुड़ा रहता है, ठीक है, बच्चा को उसी से जो भी न्यूट्रिशन चाहिए यानी जो भी पोषक तत्व चाहिए बच्चा को जिंदा रहने के लिए वो मिलते रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको इतना क्वेश्चन बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 में अपने टमटम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे पहुंच के कि पुरुष नसबंदी की परिभाषा दे। पुरुष नसबंदी का परिभाषा दे भाई, परिभाषा जान लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ गड़बड़ हो जाए। चलो देखो, पुरुष नसबंदी या वासेक्टमी, ठीक है, वासेक्टमी ये इंग्लिश वर्ड है। पुरुष नसबंदी या वासेक्टमी पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण, ठीक है, शल्य क्रिया द्वारा मतलब कि ऑपरेशन करके, ठीक है, शल्य क्रिया इसलिए बोला गया, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करके, शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण, बंध्याकरण मतलब बांधना प्रक्रिया है। इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका को आपको बता दिया मैंने शुक्रवाहिका क्या होता है। शुक्रवाहिका अवरुद्ध कर दी जाती है, मतलब उसको चाप के उसको बांध के जो भी है अवरुद्ध कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि शुक्राणु जो है वो वीर्य के साथ लिंग तक नहीं पहुंचता, ठीक है। शुक्राणु बनता कहाँ है? अंडकोश में, और अंडकोश से कनेक्ट रहता है क्या? तो शुक्रवाहिका। अब शुक्रवाहिका ही को ही जाम कर दिया तो भाई तुम्हारे यहाँ लिंग तक पहुंचेगा ही नहीं, वहां पे वीर्य के साथ जो है शुक्राणु नहीं पहुंचता। वीर्य तो आपको मिल जाता है बट शुक्राणु नहीं रहता उसमें, ठीक है, नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण बच्चा जन्म नहीं लेगा। कोई दिक्कत? तो इसी को बोलते हैं हम लोग पुरुष नसबंदी। इसी को क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे स्वयं पोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे कि स्वयं पोषी और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में निम्नलिखित अंतर है। पहले यहाँ पे स्वयं पोषी लिख दिया गया, यहाँ पे विषम पोषी लिख दिया गया। तो अब समझिएगा यहाँ पे कि स्वयं पोषी जो होता है केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, ठीक है, केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। लेकिन विषम पोषी पोषण जो होता है हरे पेड़ पौधा के अतिरिक्त, इसको छोड़ के अन्य सभी जीवों में, ठीक है, जैसे हम लोग हुए, जानवर हुआ, बिल्ली हुआ, गधा हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब में विषम पोषी होता है, ठीक है। लड़की में भी होता है, ये मत समझिएगा लड़की में नहीं होता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ पौधा क्या पचाएगा भाई? पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनमें पाचन की आवश्यकता होती है, ठीक है। विषम पोषी होगा तो उसमें पाचन की आवश्यकता होगी। क्लियर है ये बात? चलते हैं हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 में कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। तो आयोडीन के बीमारी से तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आयोडीन के कमी से क्या होता है, तो घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से हमें गायटर, जिसको घेगा रोग कहते हैं, होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन, ठीक है, फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं, बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। आयोडीन की कमी से महिलाओं में अवसाद या बांझपन की समस्या बढ़ती है, ठीक है, महिलाओं में अवसाद या बांझपन की समस्या बढ़ सकती है या होती है। क्लियर है ये बात? आगे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अच्छी बात है। 26 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण दे। मतलब कि आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण देना है। समझिएगा यहाँ पे उत्तर में एक ऐसा रैखिक संजाल या श्रृंखला जो स्वपोषित जीवों से, मतलब स्वपोषित जीवों मतलब क्या, पेड़ पौधा से आरंभ होता है, ठीक है, स्वपोषित जीवों से आरंभ हो और दूसरा शीर्ष, ठीक है, दूसरा शीर्ष पर परभक्षियों पर समाप्त हो। परभक्षियों मतलब दूसरा को खाने वाला, परभक्षी जैसे दूसरा को खाने वाला, दूसरा कोई जानवर को, जीव को खाने वाला, पर समाप्त हो, उससे आहार श्रृंखला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। अब इसमें आपको बोला था कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी देना। तो घास जो है यानी पौधा जो है उसको खाता है बकरी, और बकरी को खा जाएगा बाघ। बकरी को खा जाएगा कौन? बाघ। तो ये हुआ आपका उत्पादक, ये उत्पादक, ठीक है। बकरी हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता,
और बाघ जो है बकरी को खा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता। बात समझ में आया? ठीक है, चले आगे। तो हम लोग चलेंगे अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना कि स्वाद कलिकाएं क्या है। स्वाद कलिकाएं क्या है? तो भाई जिससे आप लचकट कर दे ना, लटपट चटपट जो खाना खाते हैं आपको स्वाद मिलता है, तो वो जीभ पे रहता है। जीवों की जीभ मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है, मांस रहता है ना पूरा, एकदम पूरा चटर चटर चलते रहता है। और ये लड़की सब तो भाई AK-47 जैसा चलाते रहते हैं, एकदम धराम 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 धराम, रुकवे नहीं करती, बनी होती है। इसकी ऊपरी देखिए, इसकी इसकी दो बार लिखा गया, इसकी तो इसकी ऊपरी सतह पर कुछ दानेदार उभार होती है। किस पे? जीभ पे। समझ में आ रहा है कि ना? जीभ पे दानेदार उभार होती है, जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इसी से हमें किसी वस्तु का, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ लिखना चाहिए यहाँ पे, पदार्थ ज्यादा बेहतर होगा, पदार्थ लिख दीजिएगा, और वो भी खाद्य पदार्थ लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का स्वाद का अनुभव होता है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है और इसी पे समाप्त होगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस पे मैंने नहीं लिया है। हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन, देखो सबसे पहली बात बता देता हूं कि हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आपका खून जो है लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, समझिएगा उत्तर में, कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हम लोग का जो खून है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रोटीन है। अब लाल रक्त कोशिका में ये पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी श्वसन गैस, शरीर में श्वसन गैसों का आदान प्रदान यही करता है, परिसंचरण में भी सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने की क्षमता होती है। तुम्हारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और तुम्हारे शरीर में जो मतलब कि श्वसन होने के दौरान जो ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलने के बाद जो बनता है, हम लोग को क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पकड़ के हमारे फेफड़े तक लाता है, और फेफड़े से हम लोग फिर बाहर उसको निकाल देते हैं। तो हीमोग्लोबिन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, कि जो जो क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा मकोड़ा होता है, कीड़ा मकोड़ा में खासकर मक्खी, कॉकरोच, ये सब, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसलिए देखना कि जो भी मक्खियां होती है, कॉकरोच होती है, उसका खून जो है लाल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? चलिए, और आपको मैं और भी बता दूं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि यहाँ मतलब कि 2024 के मॉडल सेट में नहीं डाला गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको पढ़ना चाहिए सब कुछ। थैंक यू सो मच।